इधर मेरी गोद में बैठो ना माहम, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी और सच्ची सच्ची बातें बताता हूँ। मैं और चचा एक साथ सोफे पर बैठे हुए थे और चाचा मुझे सुई में धागा डालने का तरीका बता रहे थे। चाचा जान ने मुझे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। मैं हैरत से चाचा जान की तरफ देखने लगी। मुझे हैरत इस बात पर नहीं हो रही थी कि चाचा जान ने मुझे अपनी गोद में बिठाया है, इस बात पर हैरत हो रही थी कि वो मेरे लीमों को अपने कामते हाथों से छू रहे थे। चाचा जान, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे इन हिस्सों को क्यों छू रहे हैं? मैं फौरन चाचा जान की गोद से उतर गई। मुझे इनके इरादे मालूम तो नहीं थे, मगर डर लग रहा था। मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि ये अभी तक बड़े क्यों नहीं हो रहे। 4 साल से इतने ही हैं, मुझे फिक्र हो रही थी, बस इसीलिए छूकर देख रहा था। इन्हें तो अब तक माटे बन जाना चाहिए था। चाचा सुस्त कदमों से मेरे करीब बढ़ते हुए बोले। मैं कदम पीछे करते करते दीवार के साथ जा लगी और चाचा मेरे नजदीक आ गए। वो आखिर मेरे साथ करना क्या चाहते थे, मैं उनकी आंखों में देखकर यही अंदाजा लगा रही थी। चचा जान का एक हाथ मेरे कंधे और दूसरा हाथ मेरी पश्त पर था। चचा के इरादे अब साफ जाहिर होने लगे थे कि इससे पहले वो मुझे मजीद कुछ करते, दरवाजे पर दस्तक हुई। माहम, तुम यहाँ रहो। मुझे पुकारने वाली मेरी अपनी बहन थी। जी आपी, मैं यहाँ हूँ, मैंने फौरन जवाब दिया। चचा को मजबूर अपनी गिरफ्त ढीली करनी पड़ी और मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। आपी कमरे में दाखिल हुई और शक की निगाहों से चचा को देखने लगी। खैर है चचा, आप इस वक्त माहम के पास क्या कर रहे हैं? लगता है आपको बहुत सर्दी लग रही है, जो आप मेरी बहन के पास आकर अपनी सर्दी कम कर रहे हैं। आपी चचा को तिरछी निगाहों से देखकर बोली। चचा भी मास्टर इंसान थे, जवाब दिए बिना कहाँ इनको सब्र आने वाला था। क्या करूं, बीवी तो जिंदा है नहीं जिसका सहारा लेकर ठंड दूर भगाई जाए, और ना ही तुम्हारे ससुर की तरह इतना खुशनसीब हूँ जिसकी इतनी प्यारी बहू हो जिसे सिर्फ एक बार करीब देख लेने से सारी सर्दी खत्म हो जाए। चचा आपी के बदन को गलत नजरों से देखकर बोले। आपी का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। चचा कमरे से बाहर निकल गए और आपी चचा का गुस्सा मुझ पर उतारने लगी। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है इस चचा से दूर ही रहा करो, मगर तुम हो जो सुनती ही नहीं हो। हर वक्त इस चचा की टॉफी खाने के चक्कर में लगी रहती हो। आपी मेरे बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके बोली। दर्द शिद्दत का मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तकलीफ हो रही है। इस बात का एहसास आपी को मेरे खामोश आंसू देखकर हुआ। उन्होंने मेरा बाजू छोड़ा। मेरे ससुर जी के कमरे में जाओ, मैं अभी वहां पर आती हूँ। मगर आपी रात के 2 बजे हमारा अंकल जी के कमरे में क्या काम है? मैं सामने घड़ी की तरफ वक्त देकर बोली। चचा जी के साथ रात के इस वक्त कमरे में बंद रह सकती हो, तब तुम्हें कोई मसला नहीं होता, और मेरे ससुर के पास जाने में तुम्हें वक्त की फिक्र होने लगी है। आपी ने गुस्से से कहा और मुझे बाजू से पकड़कर अपने ससुर जी के कमरे में ले आई। वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक कर रही थी। मैं सगी बहन हूँ या सुतेली, मुझे सुतेलों वाला सलूक कर रही थी। मैं अंकल जी के कमरे में आई। अंकल बिस्तर पर सिर्फ एक कच्छा पहनकर लेटे हुए थे। उन्हें इस हालत में देखकर मेरी नजरें झुक गईं। इस तेल से अंकल की मालिश कर दो, इनके जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। आपी ने तेल की शीशी हाथ में देते हुए कहा। मैंने भी पकड़ लिया। अब खुश है ना ससुर जी आप? आपी ने अंकल जी को आंख मारकर पूछा। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम अब जाओ कमरे से बाहर, ताकि मैं अपनी खिदमत करवा सकूं। अंकल जी ने भी मुस्कुराकर कहा। आपी हंसते हुए कमरे से बाहर चली गईं। इधर बेड पर मेरे ऊपर बैठ जाओ, अंकल जी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा। जी अंकल, इसकी बात पर चौंक कर इसकी जानिब देखते हुए कहा। मेरा मतलब है मेरे साथ बैठ जाओ। कहता कुछ हूँ, मुंह से कुछ और निकल जाता है, अंकल जी ने बनते हुए कहा। मैं अच्छा कहते हुए उनके पास बैठ गई और उनके पांव पर मालिश करने के लिए तेल लगाने लगी। अंकल, आपके बदन पर तो पहले से ही तेल लगा हुआ है। अरे तुम लगा दो, तुम्हारी बहन को कहाँ आती है मालिश करना। मगर इस सुस्त लड़की से कोई काम भी नहीं होता, 5 मिनट बाद ही थक जाती है। इससे अच्छा तो मेरा कांटा है जो आधा घंटा आराम से खड़ा रहता है। बूढ़ी हो गई है वो, अंकल जी ने नाक चढ़ाकर कहा। मैं उनकी मालिश करने लगी। अंकल जी, आपको कांटा कौन सा है? मुझे कांटे की समझ नहीं थी, इसीलिए अंकल से पूछा। अंकल मेरी बात सुनकर हंस पड़े और कहने लगे। मैं तुम्हें सब बताता हूँ और समझाता भी हूँ, अंकल ने कहा, और मैं इनकी मालिश करने लगी। मैं अंकल की मालिश कर रही थी और अंकल का हाथ मेरी कमर पर था। वो बार बार अपना हाथ भी ऊपर करते तो कभी नीचे करते। इनकी ये हरकत मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मेरा हाथ जब ऊपर की तरफ आया तो अंकल ने भी अपना हाथ मेरी कमर से हटा लिया और फिर नीचे से अपना कांटा बाहर निकाला। अंकल का कांटा सिकुड़ा हुआ था। मुझे देखकर डर नहीं लगा। माहम, ये मेरा कांटा है, हम इसकी अच्छे से मालिश कर दो। मालिश न होने की वजह से बहुत कमजोर हो गया है। अंकल जी ने मेरा हाथ अपने कांटे पर रखा। मैंने भी हाथ में पकड़ लिया। अंकल जी के कांटे की मालिश करने लगी।
مالش کے دوران ان کی لمبی اور گہری سانسیں لینے لگے۔ میں گہری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مالش کانٹے کی کر رہی تھی، مگر میری نظریں انکل کے چہرے پر تھی۔ وہ کبھی دائیں ہوتے تو کبھی بائیں طرف پلٹ جاتے۔ میں نے جب ایک نظر اپنے ہاتھ میں اٹھائے کانٹے کی طرف ڈالی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اور کیوں نہ پھٹتی، انکل کا کانٹا بڑے سے بھی بڑا ہو گیا تھا۔ پہلی مرتبہ ایسا شاندار کانٹا دیکھ رہی تھی۔ انکل یہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ میں اب کی بار انکل کی طرف دیکھ کر بولی، یہ ابھی اور بڑا ہوگا ماہم، تم بس مالش کرتی جاؤ۔ انکل نے بے قرار ہو کر کہا۔ میں خاموش ہو گئی تو وہ کہنے لگے، اس کانٹے میں بہت پانی ہے، اگر تم اسے لو گی تو تم بہت جلد بڑی ہو جاؤ گی۔ انکل نے مجھے ایک نئی کہانی سناتے ہوئے کہا۔ مگر کیسے انکل؟ میں پھر سے ننھی گڑیا بن کر بولی، اسے لولی پاپ سمجھ کر کھانا شروع کر دو۔ انکل کی اس بات پر میں چونک پڑی۔ میں کیسے اسے کھا سکتی ہوں؟ نہیں، میں نہیں کھاؤں گی انکل۔ میں نے انکل کا کانٹا ہاتھ سے نیچے پھینک دیا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ میرے گھر میں رہتی ہو نا، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو ورنہ گھر سے نکال دوں گا۔ انکل کی دھمکی سن کر میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی اور آنکھیں موند کر انکل کے کانٹوں کو دانتوں کے درمیان رکھ دیا۔ ایسا کرنے سے میرا دل خراب ہونے لگا اور میں نے کانٹا نکال دیا۔ انکل مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ان کی ڈانٹ سن کر میں رو پڑی۔ اتنے میں باجی بھی کمرے میں آ گئی۔ انہیں دیکھ کر میں مزید رونے لگی۔ آپی نے میرے رونے پر کوئی دھیان نہیں دیا اور اپنے سسر سے مخاطب ہوئی، میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ ماہم سے کچھ نہیں ہوگا، مگر آپ کو ہی شوق تھا کمواری لڑکیوں سے مالش کروانے کا۔ میں خود ہی آپ کی مالش کر دوں گی۔ آپی نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا اور خود اپنے سسر کا لالی پاپ کھانے لگی۔ میں آپی کے کمرے میں آ کر سیدھا واش روم گئی اور الٹیاں کرنے لگی۔ میرا دل بھی بہت خراب ہو رہا تھا۔ میں فریش ہو کر بستر میں بچوں کے پاس لیٹ گئی۔ آپی کے 2 بچے تھے اور دونوں ہی الگ شکل کے تھے۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ کمرے میں 0 کا بلب آن تھا۔ میں نے آنکھیں موندی تھی کہ مجھے اپنے ماتھے پر کسی کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا میرے بہنوئی واش روم میں جا رہے تھے۔ میں انہیں حسرت بھری نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ان میں ایک عجیب سی کشش سی تھی جو میں ان کی طرف خود ہی کھینچی چلی جاتی تھی۔ عامر بھائی جب واش روم سے باہر نکلے، مجھے آپی کی جگہ دیکھ کر حیرت سے مسکرانے لگے۔ ماہم تم ہو؟ مجھے لگا تمہاری بہن ہے۔ اس کو سمجھ کر میں نے تمہارے ماتھے کو چھو لیا۔ ناراض مت ہونا، اندھیرا تھا اس لیے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا، عامر بھائی نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا اور بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹ گئے۔ میں ان کے جھوٹ پر مسکرا دی۔ میں جانتی تھی وہ من ہی من میں مجھے پسند کرتے ہیں مگر کہنے سے ڈرتے ہیں۔ میں بھی ان کی طرف رخ کر کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے انہوں نے اپنا کانٹا میرے اندر چبا دیا ہو۔